कैसे हैं दोस्तों। आज हम आपको पाकिस्तान के टॉप 10 अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में बताएंगे और इन टॉप 10 में कुछ मारे जा चुके हैं और कुछ अभी भी जिंदा हैं। हमारी इस लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है नकाश उर्फ काशी भट्टी। दोस्तों, काशी भट्टी शेखपुरा के एक गांव सलार भट्टियां का रहने वाला था। सलार भट्टियां गांव उस वक्त कत्लो गारत और मंशियात फरोशी के लिहाज से जाना जाता था। पुलिस भी इस गांव में आने से डरती थी। गांव के बाहर पुलिस का दाखिला ममनू जैसे बोर्ड भी लगे हुए थे। मंशियात फरोशी का सबसे बड़ा कारोबार काशी ग्रुप के लोग चला रहे थे। इस गांव में मंशियात फरोशी इतनी फैल चुकी थी कि गांव के छोटे बाजारों में रेडियो पे रख के मंशियात फरोश की जाती थी। उस वक्त सलार भट्टियां में एक और ग्रुप भी था, इल्ताफ उर्फ ताफी ग्रुप। इन दोनों ग्रुपों की आपस में शदीद मुखालफत थी और एक दूसरे के बंदों को कत्ल करते रहते। इनकी कत्लो गारत से पूरा गांव परेशान था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि काशी ग्रुप ने ताफी ग्रुप का इतना नुकसान किया कि वो गांव से भागने पर मजबूर हो गए और गांव से भाग गए। काशी ग्रुप को इलाके की सियासी शख्सियात की सरपरस्ती भी हासिल थी। इनकी कत्लो गारत ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। शेखपुरा के 3 इलाकों की पुलिस ने काशी ग्रुप के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन 36 घंटे तक जारी रहा, लेकिन पुलिस को बगैर किसी को गिरफ्तार किए हुए हाली वापस लौटना पड़ा। इस ऑपरेशन की नाकामी पुलिस के लिए बहुत बदनामी का सबब बनी और काशी ग्रुप की दहशत और बढ़ गई और उसने मंशियात फरोशी के साथ साथ बत्ताखोरी भी शुरू कर दी। मई 2011 में पुलिस ने नई मनसूबाबंदी के साथ एक और ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन को डीपीओ राना शाहिद परवेज लीड कर रहे थे। काशी ग्रुप ने भी भरपूर मुकाबला किया और 14 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहा। इस ऑपरेशन में पुलिस की मनसूबाबंदी काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से काशी ग्रुप को काफ़ी नुकसान हुआ। काशी की एक टांग में गोली लगी, जिसकी वजह से वो अपनी टांग से महरूम हो गया और उसका एक भाई मौके पे मारा गया। एक टांग से महरूम होने के बावजूद काशी का धंधा उसी तरह जारी रहा। पुलिस ने काशी के एक साथी शहजाद की गिरफ्तारी के लिए उसके ससुराल में एक छापा मारा और अहले खाना को हिरासत में ले लिया। काशी और शहजाद को जब इस बात का पता चला तो कुछ ही घंटों बाद वो पुलिस की वर्दियां पहनकर उस इलाके के SHO के घर गए और उसके बीवी बच्चों को उठा लिया, जिसकी वजह से पुलिस को ना चाहते हुए भी शहजाद के अहले खाना को छोड़ना पड़ा। इस वाक़े के बाद काशी के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर कर दी गई। इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए स्पेशल DIG पंजाब जुल्फकार अहमद चीमा को लाया गया। एक दिन पुलिस को इतला मिली कि काशी भट्टी एक ताजर को अगवा करने उसके इलाके में जा रहा है। पुलिस ने उस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और काशी भट्टी से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और आखिरकार काशी भट्टी अपने साथियों समेत 10 से ज़ायद गोलियां खाने के बाद मारा गया। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 9 पे आता है रेमान डकैत, कराची लियारी गैंग का सबसे बड़ा नाम। ये इंसान नहीं हैवान था। ये अपने दुश्मनों को इज़्ज़तें दे दे कर मार देता था। कहा जाता है कि इसने अपनी मां को पुलिस को मुखबिर करने पर कत्ल कर दिया था। उस वक्त लियारी में और भी गैंग थे, जिनमें से एक का नाम बाबू डकैत और दूसरे का नाम हाजी लालू गैंग था। बाबू डकैत और हाजी लालू की आपस में सख्त दुश्मनी थी। बाबू डकैत का राज खत्म करने के लिए हाजी लालू ने रेमान डकैत गैंग के साथ हाथ मिला लिया। यूं रेमान डकैत और हाजी लालू अपना जुए और मंशियात का कारोबार बढ़ाते चले गए। फिर 1995 में रेमान डकैत रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार हो गया और बाबू डकैत को सर उठाने का मौका मिल गया। फिर काफ़ी अरसा बाबू डकैत का सिक्का लिहारी पर चलता रहा और आखिरकार बाबू डकैत भी रेंजर्स के हाथ चढ़ गया। इसी दौरान रेमान डकैत अदालत में पेशी के दौरान अपने साथियों की मदद से फरार हो गया। रेमान डकैत को लियारी का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। वो अमीरों को लूटता और उसका कुछ हिस्सा गरीबों में भी बांट देता था। रेमान डकैत और अरशद पप्पू ये गहरे दोस्त थे और मिलकर गैंग चलाते थे। कुछ अरसा बाद इनका आपस में इख्तलाफ हो गया और गैंग के 2 हिस्से हो गए।
इनकी आपस की लड़ाई इतनी खौफनाक थी कि उस दौरान पुलिस और रेंजर्स भी लियारी में नहीं जाती थी। फिर रहमान डकैत ने अपने एक साथी उज़ैर बलोच की मदद से अरशद पप्पू को कत्ल कर दिया। ये भी एक और स्टोरी है जो आगे चल के आपको बताएंगे। इस तरह एक बार फिर पूरे लियारी पर रहमान डकैत का राज कायम हो गया। वो 2 बार पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ और दोनों बार फरार हो गया। फरार होने में उसकी मदद बाबा लाडला और उसका दोस्त उज़ैर बलोच ने की थी। अब रहमान डकैत का नेटवर्क पूरे कराची में मजबूत हो चुका था। ये वो वक्त था जब पूरे कराची में गैंग वार के खिलाफ एहतजाज होना शुरू हो गए। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं। रहमान डकैत को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही एक बहादुर और निडर पुलिस अफसर चौधरी असलम कर रहे थे। चौधरी असलम ने पुलिस का नेटवर्क मजबूत किया और मुखबर बनाए, और आखिरकार 6 माह की मेहनत के बाद रहमान डकैत का सुराग मिल गया। चौधरी असलम अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी से वहां पहुंच गए जहां से रहमान डकैत ने गुजरना था। जैसे ही रहमान डकैत की गाड़ी, जिसकी निशानदेही पहले ही हो चुकी थी, वहां से गुजरी तो चौधरी असलम ने अपनी टीम के साथ भरपूर फायरिंग की। चौधरी असलम सबसे आगे थे और बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के थे। रहमान डकैत और उसके साथी जो उस गाड़ी में मौजूद थे जवाबी कार्रवाई भी न कर सके और हलाक हो गए। दोस्तों, बाद में 2014 में चौधरी असलम को भी शहीद कर दिया गया। चौधरी असलम जैसे बहादुर पुलिस अफसर सदियों बाद पैदा होते हैं। हमारी इस लिस्ट में 8वें नंबर पे आता है जग्गा गुज्जर। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स का नाम तो सुना ही होगा। जग्गा टैक्स की वजह शोहरत जग्गा गुज्जर ही है। 1960 की दहाई में जग्गा गुज्जर लाहौर की बक्कर मंडी में कसाईयों से टैक्स लिया करता था, जिसे वो जग्गा टैक्स कहता था। जग्गे का असली नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था और ये चुबुर्जी लाहौर का रहने वाला था। दोस्तों, जग्गा बहुत ज़हीन आदमी था। उसने छोटे मोटे बदमाशों को कत्ल करके पूरे लाहौर पर अपना डर बिठा लिया था और जग्गा टैक्स के नाम से खुद की एक किस्म की कंपनी बना ली। वो कसाईयों से हर बकरे पर 1 रुपया टैक्स लिया करता था, जो आज का 1000 के बराबर बनता है। लाहौरी बहुत तंग हो गए इससे और वो अयूब खान के पास चले गए। अयूब खान ने कानून साजी करते हुए गुंडा एक्ट बनाया, जिसके मुताबिक कोई भी आदमी बदमाशी करके किसी से टैक्स नहीं ले सकता। जग्गे ने यह कानून मानने से इनकार कर दिया और 2 पुलिस मुकाबलों के बाद आखिरकार जग्गा गुज्जर मारा गया। नंबर 7 पे आता है गोगी भट्ट। गोगी भट्ट लाहौर का एक मशहूर गैंगस्टर है। गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। 1960 में गुंडा एक्ट आने के बाद पंजाब में काफ़ी हद तक गुंडे और बदमाश कम हो गए, लेकिन गोगी भट्ट को कोई भी हाथ न लगा सका। पिछले कई सालों से हुकूमतें आती जाती रहीं, लेकिन गोगी भट्ट को कोई भी ख़त्म नहीं कर पाया, जिससे साबित होता है कि उसके ताल्लुकात बहुत ऊंचे हैं। ग्वाल मंडी के इस गैंगस्टर ने छोटी उम्र में ही बत्ताखोरी से जराइम की दुनिया में कदम रखा। फिर ये लोगों के कत्ल की सुपारियां भी लेता रहा और ज़मीनों पर कब्जा भी करता रहा। गोगी भट्ट को सबसे ज़्यादा शोहरत टीपू ट्रक्का वाले के कत्ल से मिली, जिसको इसने लाहौर एयरपोर्ट के अंदर घुसकर मारा था। गोगी भट्ट ने पूरी दुनिया में बहुत ताकतवर दोस्त बनाए हुए हैं। जब उस पर कोई बुरा वक्त आता है तो यही दोस्त उसकी मदद करते हैं। हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है टीपू ट्रक्का वाला। दोस्तों, गोगी भट्ट से पहले जिसने पूरे पंजाब पे राज किया उसका नाम था टीपू ट्रक्का वाला। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था और पिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था। पिल्ला ट्रक्का वाले को उसके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। टीपू ट्रक्का वाला एक देसी पहलवान था और इसने अपने बाप की जगह लेते ही पूरा लाहौर शहर हिला डाला। इसके इर्द गिर्द हर वक्त गार्ड्स की एक पूरी फौज रहती थी। इसने 10 बब्बर शेर पाल रखे थे और सुबह उठते ही सबसे पहले उनको खाना खिलाता था। टीपू को चाहने वालों में भारतीय अदाकार उर्मिला भी शामिल थी, जो इनसे मिलने लाहौर भी आई। ग्वाल मंडी के गोगी भट्ट से टीपू ट्रक्का वाला का अंडरवर्ल्ड में असर और रसूख बर्दाश्त नहीं होता था। गोगी भट्ट ने अपने एक साथी हुरम भट्ट से मिलकर टीपू ट्रक्का वाला को मारने का प्लान बनाया।
और जैसे ही टीपू दुबई से लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो गोगी भट्ट ने अपने साथी खुर्रम भट्ट से मिलकर लाहौर एयरपोर्ट के अंदर ही इसे मार डाला। उस वक्त टीपू ट्रक्का वाला के साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। नंबर 5, आबिद बॉक्सर। दोस्तों, आबिद बॉक्सर किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसकी वजह शोहरत मियाँ शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करता था और इसे ये नौकरी स्पोर्ट्स कोटे पर मिली थी क्योंकि ये एक बॉक्सर था। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने इनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुआ और उस वक्त के सीएम शहबाज शरीफ की नज़र इस पर पड़ी। शहबाज शरीफ ने एक अरसे तक अपने ज़ाती दुश्मनों को फर्जी इनकाउंटर्स में मारने के लिए आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया। ये वो वक्त था जब लाहौर में आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत समझा जाता था। फिर एक ऐसा वक्त आया कि शहबाज शरीफ को महसूस हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है और ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है या मुस्तकबिल में इसकी वजह से मुसीबत पड़ सकती है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर को भी ये एहसास हो गया कि शरीफ फैमिली इसे किसी भी वक्त मरवा सकती है, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। अब आबिद बॉक्सर को इंटरपोल के जरिए अरेस्ट करके पाकिस्तान लाया गया है और अब इस पर केसेस चल रहे हैं और ये शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन गया है। कुछ खबरों के मुताबिक आबिद बॉक्सर को अपने अरूज के दौर में अदाकारा नरगिस पसंद आई थी। इसने उसे स्टेज डांस से मना कर दिया, लेकिन नरगिस ने कुछ महीनों बाद दोबारा डांस शुरू कर दिया। इस बात का जब आबिद बॉक्सर को पता चला तो उसने सबके सामने नरगिस के सर के सारे बाल काट दिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच का पूरा नाम उज़ैर जान बलोच है। ये जरदारी की दौरे हुकूमत में लियारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा नाम है। इसकी कहानी आबिद बॉक्सर से काफ़ी मिलती जुलती है। दोस्तों, उज़ैर बलोच जब जवान हुआ तो वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था और उसने पुलिस का टेस्ट भी दिया और इस टेस्ट में उसने निशानाबाजी में टॉप किया, लेकिन सिंध के करप्ट सिस्टम ने इसे पुलिस वाला बनने ना दिया। 2003 में इसके वालिद फैज़ मोहम्मद उर्फ फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और बत्ता मांगा। उज़ैर बलोच बत्ता ना दे पाया तो इसके बाप को बहुत तकलीफ़ें देने के बाद कत्ल कर दिया गया। उज़ैर बलोच बदले की आग में जलता रहा। पहले इसने अदालत के ज़रिए इंसाफ मांगा, लेकिन इसको इंसाफ ना मिला। फिर वो खुद लियारी के एक दूसरे बड़े गैंग रेमांड डकैत के ग्रुप में शामिल हो गया और 6 साल तक इनका अरशद पप्पू के साथ गैंग वार चलता रहा और आखिरकार 2009 में इसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक उज़ैर बलोच ने इनके सर तन से जुदा करके इनकी लाशों को पूरे लियारी बाजार में घसीटा और इनके सरों से फुटबॉल खेलता रहा। जरदारी और उसके ख़ानदान ने एक अरसे तक इसे अपने दुश्मनों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे शरीफ फैमिली ने आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया था। और जब उज़ैर बलोच को एहसास हुआ कि अब जरदारी फैमिली से मरवा देगी तो वो ईरान भाग गया। जनवरी 2016 में इसे इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वापस पाकिस्तान लाया गया और ये भी पीपल पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि इसकी गवाही से जरदारी फैमिली को या आबिद बॉक्सर की गवाही से शरीफ फैमिली को कोई फ़र्क पड़ेगा? हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 पे अल्ताफ़ हुसैन आता है और ये भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जितने बेगुनाह कत्लों का इल्ज़ाम इस पर है शायद ही पाकिस्तान में किसी और पर हो। इनके मुसलमान होने का भी कोई कन्फर्म नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन का तल्लुक़ एक ऐसे तबके से है जो आज भी खुद को महाजिर कहते हैं और बरसगीर की तकसीम की आज भी मुखालफत करते हैं। इनकी 2 नस्लें यहाँ जवान हो चुकी हैं और इनका सारा कारोबार बिजनेस यहीं पर है, लेकिन ये आज भी खुद को महाजिर कहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन पर पाकिस्तान में करप्शन, बत्ताखोरी, कत्ल और गद्दारी के मुकदमात चल रहे हैं और आज बरतानिया में भी इन पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चल रहा है। अल्ताफ़ हुसैन अपनी पार्टी के लोगों को भी मरवाने में हिचकिचाता नहीं। इसने MQM के डॉक्टर
इमरान फारूकी को लंदन मिलने के लिए बुलाया और प्लानिंग के साथ इसका कत्ल करवा दिया, क्योंकि पार्टी में डॉक्टर इमरान फारूकी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये बातें चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान पार्टी की बागडोर संभाल लें तो पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छा है। कराची में अपनी दहशत फैलाने के लिए बोरी बंद लाशों का तरीका भी अल्ताफ हुसैन ने ही शुरू किया था। नंबर 2, ताजी खोखर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो हजारों एकड़ जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद कर वहां एक पूरा टाउन बना देता है। उस छड़ी का नाम है ताजी खोखर और इसके बेटे का नाम है फारूक खोखर। ताजी खोखर का असल नाम इम्तियाज खोखर है। ताजी खोखर रावलपिंडी का एक मशहूर ज़माना डॉन है जिसका नाम हर 2 नंबर काम में जुड़ता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ इनका डेरा ताजी खोखर के नाम से एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जहां दुनिया के नायाब तरीन जानवर और महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं। ताजी खोखर का भाई हाजी नवाज खोखर पीपल पार्टी का एक सेंटर भी रहा है और हर 2 नंबर का में अपने भाई की डाल बनता रहा। ताजी खोखर आसफ अली जरदारी का भी लाडला है। पाकिस्तान में अगर इनको ट्रैवल करना हो तो इनका अपना ज़ाती हेलीकॉप्टर मौजूद है। नंबर 1, सेठ आबिद हुसैन। हमारी लिस्ट का नंबर 1 डॉन सेठ आबिद हुसैन है। सेठ आबिद के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हो। दोस्तों, सब अंडरवर्ल्ड डॉन सेठ आबिद के सामने चिंदी चोर लगते हैं। सेठ आबिद लियारी या कराची का डॉन नहीं, बल्कि इनके खेल का मैदान बहराए अरब की शिपिंग के खुफिया रास्ते, सोने की स्मगलिंग थी। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुआ। ये बहुत तेज इंसान था। इसने जल्द बांध लिया कि महकमा डाक की रेल की गाड़ी कुछ खुफिया सामान भी मुल्क में यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। स्मगलर्स के एक ग्रोह ने सेठ आबिद की काबिलियत से मुतासर होकर इसे भी अपने साथ शामिल कर लिया और आगे जाकर सेठ आबिद दुनिया का सबसे बड़ा सोने का स्मगलर बना। जब पाकिस्तान में एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। तो ये सेठ आबिद ही था जिसने फ्रांस से ये सिस्टम उठाकर समुद्री खुफिया रास्तों से होते हुए ये सिस्टम पाकिस्तान लेके आए। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि इनका सोने से भरा हुआ जहाज़ जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया, जिस पर सेठ आबिद हुसैन ने ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हुई बेनज़ीर भुट्टो को अगवा कर लिया था। फिर मामला तय होने के बाद छोड़ दिया। सेठ आबिद को दी किंग ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। सेठ आबिद 1933 में कसूर में पैदा हुए और इनकी मौत 8 जनवरी 2021 में हुई। दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद